नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी जुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शमशान घाट के एक श्रापित मंदिर की भूतिया कहानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की हॉरर स्टोरी को। ये कहानी है एक स्वप्निल नाम के लड़के की। स्वप्निल जो एक शाम घर वापस लौट रहा था। दरअसल उस दिन वो अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ने गया हुआ था। उसको मायके छोड़कर वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था। वो अपनी गाड़ी में था और अपने फ़ोन में मैप लगाकर उसी रास्ते से घर की ओर वापस लौट रहा था। वो जिस रास्ते पर था उस रास्ते पर स्वप्निल पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि वो रास्ता मैप में एक छोटा रास्ता बता रहा था। तो स्वप्निल अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर लेके चला रहा था। लेकिन वो रास्ता बहुत ही अजीब था। सड़कें तो चौड़ी थी, लेकिन उस सड़क पे एक भी रोड लाइट नहीं थी, जिसके कारण सड़क पे बिल्कुल अंधेरा था। गाड़ी की लाइट से ही सड़क पर रोशनी हो रही थी, वरना सड़क पर कोई रोशनी का केंद्र मौजूद नहीं था। स्वप्निल उस रोड पर गाड़ी अपनी आराम से चला रहा था। गाड़ी थोड़ी रफ्तार में थी, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद स्वप्निल को वहां पर एक मोड़ दिखाई देता है, जो काफी तीखा मोड़ था। तीखा मोड़ यानी कि वो काफी ज्यादा टर्न था उस रोड पर। स्वप्निल अपनी कार उस मोड़ पर मोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी उस मोड़ पर मोड़ता है तो देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक कुत्ता खड़ा होता है, जिसको बचाने के चक्कर में स्वप्निल अपनी गाड़ी दूसरी तरफ की तरफ काट देता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी दूसरी ओर मोड़ता है, उसकी गाड़ी बगल में बने एक घर जैसी चीज पर जाके लग जाती है, जहां पे उसकी गाड़ी जोर से टकराती है। स्वप्निल अपनी गाड़ी को वहां पे रोकता है। उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्वप्निल की गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। स्वप्निल गाड़ी से नीचे उतरता है तो देखता है कि गाड़ी साइड से काफी डैमेज हो चुकी थी। काफी लंबे लंबे स्क्रैच आ चुके थे, बहुत गहरे डेंट लग गए थे। लेकिन उसी के साथ साथ गाड़ी जिस दीवार पर टकराई थी वो दीवार भी टूट कर नीचे गिर चुकी थी। लेकिन इतना था कि गाड़ी अब भी चलने की हालत में थी। स्वप्निल किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी जैसी तैसी वो पार्क कर देता है और अपने कमरे में पहुंच जाता है। उसे अब कुछ करना नहीं था, वो बस चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह जब वो ऑफिस के लिए जाता है तो अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए गैराज में दे देता है। ये कोई मामूली ही घटना थी, जिसे स्वप्निल ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। स्वप्निल ने उस टूटी हुई दीवार के बारे में भी कुछ नहीं सोचा था कि वो किसका घर है, क्या है, वो घर है भी या नहीं। बस स्वप्निल अपनी आगे की जीवन में व्यस्त हो चुका था। स्वप्निल उस समय घर में अकेला था। उसकी वाइफ मायके में थी और स्वप्निल के अलावा घर पर कोई नहीं था। तो स्वप्निल सुबह अपने ऑफिस जाता था, शाम को ऑफिस से आता था, अपने लिए कुछ खाने का बनाता था, खा पी के सो जाता था। लगभग 2-3 दिन तो स्वप्निल ने ठीक यही सब किया। वो सुबह जाता, शाम को आता, खाना पीना खाता और अपना सो जाता। लेकिन कुछ दिन बाद स्वप्निल को अपने घर में कुछ अजीब हरकतें महसूस होनी शुरू हुई। तो पहली हरकत ये कि एक शाम स्वप्निल जब अपने शाम के समय घर पर पहुंचा तो वो अपने बाहर वाले कमरे में बैठकर फोन चला रहा था। वो फोन चलाने में एकदम व्यस्त था कि तभी उसको अपने अंदर वाले कमरे में से एक औरत की आवाज आई। और वो आवाज ऐसी थी कि जैसे मानो वो औरत कोई लोरी सी गुनगुना रही हो। स्वप्निल ने वो आवाज बड़ी ध्यान से सुनने की कोशिश करी कि आवाज कहीं और से तो नहीं आ रही, लेकिन वो आवाज स्वप्निल के अंदर वाले कमरे में से ही आ रही थी। स्वप्निल अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ता है। स्वप्निल अंदर वाले कमरे के अंदर जैसे ही दाखिल होता है और कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि कमरे में कोई नहीं था और वो आवाज आनी एकदम से बंद भी हो जाती है। स्वप्निल को समझ नहीं आता। स्वप्निल को लगता है कि शायद ये उसका वहम है। आस पड़ोस के घर में कोई औरत होगी जो गुनगुना रही होगी लोरी, क्योंकि उसके घर में तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो उसके घर में से कैसे ही आवाज आ सकती है। तो स्वप्निल इन सबको एक वहम मानकर दोबारा से बाहर वाले कमरे में आके बैठ जाता है। वो फिर से अपना फोन चलाने लगता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दोबारा से स्वप्निल को अपने अंदर वाले कमरे में से एक और आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार वो आवाज किसी औरत की लोरी गुनगुनाने की नहीं, बल्कि एक बच्चे की हंसने की और खेलने की आवाज आ रही थी। मानो जैसे एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो अंदर वाले कमरे में खेल रहा है, कूद रहा है। उसके हंसने की आवाज सुनकर स्वप्निल फिर से खड़ा हुआ अपनी कुर्सी से और अंदर वाले कमरे की ओर गया। और इस बार भी जैसे ही स्वप्निल अपने अंदर वाले कमरे में पहुंचा, वो आवाज आनी बंद हो गई और एकदम से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। स्वप्निल को कुछ समझ नहीं आया। स्वप्निल इस बार फिर सोच रहा था कि क्या इस बार भी ये मेरा वहम है या फिर कोई आवाज है जो इस कमरे में से आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ देर बाद यही सब सोचने के बाद वो वापस से अपने बाहर वाले कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ का उसके पास फोन आया और उसने अपनी वाइफ को भी इन सब बातों के बारे में बताया। स्वप्निल ने बोला कि अजीब अजीब से आवाज आ रही है अंदर कमरे में से, कभी किसी औरत की तो कभी किसी बच्चे की। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ।
उसकी वाइफ ने बोला, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता आस पड़ोस में से ऐसी आवाज़ आ रही है। स्वप्निल की वाइफ ने भी स्वप्निल को थोड़ा सा समझाया और स्वप्निल फिर उसके बाद थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी स्वप्निल अंदर वाले कमरे की बजाय बाहर वाले कमरे में ही सोया। वो अंदर वाले कमरे में नहीं सोया क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। इसके बाद 2-3 दिन तक स्वप्निल के साथ घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन उन 2-3 दिन में स्वप्निल को रात के समय एक जैसे ही सपने आते थे। स्वप्निल का कहना यह था कि वो रात को हर बार एक ही जैसा सपना देख रहा था, और सपना वो इस प्रकार का था कि वो एक सड़क के बीचों बीच खड़ा है और कई सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, और जितने भी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं वो आम लोग नहीं है। आम लोग जैसे कि जो एकदम नॉर्मल लोग होते हैं, बल्कि वो लोग बहुत ही अजीब तरीके के लोग हैं, जैसे मानो उनमें आधी जान है आधी जान नहीं है। उनमें से कई लोगों के तो आधे शरीर के हिस्से हैं तो आधे हैं ही नहीं। वो इतने अजीब से लोग स्वप्निल के पीछे भागते हुए उसे सपने में दिखाई देते थे, और ऐसा 2-3 दिन से लगातार उसके साथ हो रहा था। एक जैसा सपना उसको दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा सा घबरा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। लेकिन ऐसे ही 2-3 दिन बाद उसके घर में फिर से एक और अजीब घटना हुई, और इस बार घटना ऐसी थी कि जिसने स्वप्निल को अंदर से तोड़ कर रख दिया। स्वप्निल शाम के समय अपने ऑफिस से घर वापस आया। वो अपने खाने के लिए कुछ सब्जियां काट रहा था कि तभी स्वप्निल को अंदर वाले कमरे में से काफी सारे लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। मानो कि जैसे कई सारे लोगों का झुंड है, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो साफ आवाज नहीं आ रही थी। स्वप्निल ने जब ये आवाज सुनी तो उसके हाथ से जो चाकू और सब्जियां थी वो एकदम से छूट गई। वो कुर्सी से खड़ा हुआ और ध्यान से वो आवाज सुनते हुए अंदर कमरे की ओर बढ़ा, और इस बार स्वप्निल को वो आवाज इसके अंदर वाले कमरे में से ही आ रही थी। उसका जो वहम था कि कहीं पड़ोसियों के घर से ऐसी आवाज आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाहर वाले कमरे में से ही आवाज आ रही थी। स्वप्निल आवाज का पीछा करते करते कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल हो जाने के बावजूद भी उस दिन वह आवाज उसको साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कमरे में उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। स्वप्निल जब ये आवाजें बीच कमरे में खड़े होकर सुन रहा था तो उसको बहुत अजीब लग रहा था, जिसके चलते स्वप्निल ने जोर से बोला कि कौन है यहां। लेकिन इतना बोलते के साथ ही वो आवाज एकदम से सारी रुक गई। अब कोई आवाज नहीं आई। स्वप्निल तब भी कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर चारों तरफ कमरे में नजर मार रहा था, लेकिन उसी बीच स्वप्निल को एक बहुत ही डरावना एहसास हुआ। स्वप्निल का कहना था कि वो कमरे के बीचों बीच खड़ा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जिसको इसके करीब ही कोई एक गहरी सांस ली जो उसके कान तक महसूस हुई। स्वप्निल ने जब वो गहरी सांस का अनुभव किया तो एकदम से पलटा देखने के लिए उसके बगल में कौन खड़ा है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दिया। स्वप्निल ने उसी वक्त वो कमरा छोड़ा और बाहर वाले कमरे में आके बैठ गया। स्वप्निल ने डिसाइड किया कि वो अभी इस कमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि स्वप्निल को लग रहा था कि जो भी समस्या है ना वो अंदर वाले कमरे में है, क्योंकि बाहर वाले कमरे में स्वप्निल के साथ कुछ हो ही नहीं रहा था। उसके बाद स्वप्निल ने अपना खाना पीना जैसा कैसे बनाया, खाया, और बाहर वाले कमरे में ही वो बैठा रहा। इसके बाद से अभी तक तो कोई आवाजें नहीं आ रही थी, और थोड़ी देर के बाद स्वप्निल की आंख भी लग गई। लेकिन स्वप्निल की आंख अचानक से ही एक बहुत ही बुरा सपना देखने के कारण टूट गई। वो एकदम से पसीनों में भीगा हुआ उठा और उसकी सांसें फूल रही थी। स्वप्निल का कहना था कि उसने एक ऐसा सपना देखा जो बहुत अजीब था। सपने में दरअसल ये हुआ कि वो अपने सपने में ही अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसको एक ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर वो उठा। वो आवाज का पीछे करते करते अपने अंदर वाले कमरे में गया, और जैसे ही वो अंदर वाले कमरे में गया तो देखा कि एक दीवार का कोना टूटा हुआ था। वो उस टूटे हुए कोने को देख रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके पीछे कई सारे लोग खड़े हुए, और ये वही लोग थे जो उसके पहले सपने में उसके पीछे भागा करते थे, जिन्हें देखकर उसकी एकदम से सपने में से आंख टूट गई और वो उठ खड़ा हुआ। ऐसा सपना देखने के बाद उसे नींद अब बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसकी नींद मानो उड़ चुकी थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही स्वप्निल को अपने अंदर वाले कमरे में से ही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। स्वप्निल ने जब ये आवाज सुनी तो वो थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन स्वप्निल ने थोड़ा सा भी समय व्यर्थ नहीं किया और अपने बिस्तर से उतर के उस कमरे की ओर बढ़ा, वो देखने के लिए कि आवाज आ किस चीज की रही। वो लगातार ठक ठक की आवाज उसको आती रही। वो अपने कमरे में गया, उसने लाइट जलाई तो देखा कि कमरे में कोई नहीं है, लेकिन एक दीवार का कोना टूटा हुआ है
वहाँ पे उसका प्लस्तर जो सीमेंट जो दीवार पे होता है वो टूटा हुआ नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था। स्वप्निल उस दीवार के पास गया, देखा कि ये कैसे हो सकता है, उसे समझ नहीं आया। लेकिन तभी स्वप्निल के दिमाग में एक बात आई। जो अभी कुछ देर पहले स्वप्निल ने सपना देखा था, ठीक उस सपने में भी ऐसा ही हुआ था। उसको सपने में भी ठक ठक की एक आवाज़ सुनाई दी थी, जिसका पीछा करता हुआ ये अपने कमरे में गया था और वहाँ पर भी दीवार का कोना इसी प्रकार से टूटा हुआ था। और हकीकत में भी स्वप्निल ने अभी बिल्कुल सब वैसा ही देखा। दीवार का कोने का हिस्सा बिल्कुल हूबहू वैसा ही टूटा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी स्वप्निल को पता था उसने सपने में क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद भी स्वप्निल को पता था कि इसके बाद सपने में क्या होने वाला है। तो इसका मतलब जो अब स्वप्निल के साथ होने वाला है वो भी हकीकत है। स्वप्निल उठा और अपने पीछे गर्दन घुमाई, और जैसे ही स्वप्निल ने अपने पीछे गर्दन घुमाई तो स्वप्निल ने देखा कि कई सारे लोग उसके पीछे खड़े हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे सपने में उसके पीछे कई सारे लोग खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही हकीकत में भी उसके साथ उसके सामने कई सारे लोग खड़े हुए थे। यानी कि जो सपना उसने देखा था वो हकीकत में हो रहा था। सारी चीज़ें हकीकत में हो रही थी। स्वप्निल ने उस समय बिल्कुल समय व्यर्थ ना करते हुए अपना घर खाली कर दिया। स्वप्निल ने उस समय बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट ना करते हुए अपने घर से भागने की सोची। ना वो अपना फोन उठा पाया, ना कोई कीमती सामान, ना ही अपना पर्स। वो बस अपने घर से दूर भागना चाहता था। उसने अपने घर का गेट खोला और वो वहां से भाग के बाहर निकल गया। वो भाग कर कहाँ जा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसके ही सोसाइटी के पास में एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, जिसके नीचे एक लाइट जली हुई थी। वो वहां पर बैठ गया। उसकी सांस फूल रही थी क्योंकि वो भाग रहा था। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, अपने मन को समझाता रहा, अपने आप को शांत करता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके सामने जो सड़क थी उस पर कोई नहीं घूम रहा था। वो सड़क एकदम सुनसान थी। लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्निल ने ध्यान से देखा तो ये वही सारे लोग थे जो उसके कमरे में भी खड़े हुए थे, जिनका शरीर आधा था तो आधा नहीं था। जो अधमरे से थे वो अजीब तरीके से स्वप्निल के पीछे भागते हुए आ रहे थे। स्वप्निल फिर वहां से भी खड़ा हुआ और उसने भागना शुरू किया। स्वप्निल को लगने लगा था कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि ये जो भी है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन स्वप्निल उसके बाद भागते भागते एक मंदिर की पैड़ी पे आकर बैठ गया। मंदिर के कपाट तो बंद थे। जैसे ही स्वप्निल उस पैड़ी पे आकर मंदिर की बैठा तो उसे वो जो लोग उसके पीछे आ रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब स्वप्निल ने गहरी सी सांस ली। स्वप्निल समझ चुका था कि मंदिर के चलते मेरी जान बच गई, वरना वो जो भी लोग थे वो मुझे अपनी तरह करते थे। स्वप्निल पूरी रात उस मंदिर की चौखट पर बैठा रहा। सुबह होते ही जब मंदिर का पुजारी आया तो उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ तुझे, तो यहाँ क्यों बैठा? तो स्वप्निल ने उसको सारी बातें बताई कि बाबा मेरे साथ ये सब हो रहा है। उन बाबा ने बोला कि बेटा थोड़ी देर में इस मंदिर के जो बड़े पुजारी हैं वो आएंगे। वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं। तुम उनसे बात करना, हो सके वो तेरी समस्या का समाधान करें। और यकीनन थोड़ी देर बाद वो बाबा आए। वो देखने में अघोरी जैसे लग रहे थे। स्वप्निल ने सारी समस्या उन बाबा को बताई। स्वप्निल ने बोला कि बाबा मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं? बाबा ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं देखूं तो सही आखिरकार माजरा क्या है। बाबा काफी देर तक आंख बंद करके बैठे रहे। स्वप्निल उनके सामने बैठा रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और स्वप्निल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर स्वप्निल भी चौंक गया। बाबा ने बताया कि बेटा तेरे साथ एक हादसा हुआ है। तूने किसी का घर बर्बाद कर दिया है, घर तोड़ दिया है, जिसके चलते वो लोग तेरे से गुस्सा होकर तेरे पीछे पड़े। स्वप्निल ने बोला बाबा तो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। बाबा ने बोला कि नहीं, तूने कुछ तो तोड़ा है, तू याद कर। तभी स्वप्निल ने बोला कि बाबा कुछ दिन पहले मेरा गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते एक घर सा था या फिर क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी दीवार टूट गई थी। बाबा ने बोला कि ये सारी चीजें वहीं से जुड़ी हैं। तुझे उस जगह जाना होगा, देखना होगा कि तूने क्या तोड़वाया है क्या नहीं, और वो जो टूटी हुई चीज है उसको दोबारा से बनवा, तभी तेरा कुछ हो सकता है। तू पहले जाके देख के आ कि तूने क्या तोड़ा है, वो क्या था, वहां पर क्या चीज आसपास मौजूद है, फिर मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या करना है। स्वप्निल उसी दिन उस जगह पे पहुंचा। आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि ये जगह क्या है, तो अब स्वप्निल को जो पता चला उसको सुनकर स्वप्निल के होश उड़ गए। लोग बागों ने बताया कि दरअसल ये एक शमशान घाट की बाउंड्री थी और उसके करीब जो चीज स्वप्निल की गाड़ी से टूट गई थी, दरअसल वो एक मंदिर था। वो काफी साल पुराना मंदिर था जो काफी समय से बंद है। उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन काफी समय पहले यहाँ पे पूजा होती थी।
लेकिन स्वप्निल की गाड़ी लगने के बाद यही एक मंदिर था जो टूट गया था। जब स्वप्निल को यह पता चला तो वो वापस आकर स्वप्निल ने ये सारी बातें उन बाबा को बताई। बाबा ने बोला कि बेटा देख, शमशान घाट में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो किसी मकसद से बनाए जाते हैं। अब तूने जो मंदिर तोड़ा है, जिसके चक्कर में वो जितनी भी प्रेत आत्माएं थी वो नाराज होकर तेरे पीछे पड़ गई हैं। अब तुझे क्या करना है, तुझे वो टूटा हुआ मंदिर दोबारा से बनाना है और वो जितने भी लोग नाराज हुए हैं उनके लिए कुछ लेकर जाना है और तुझे उस शमशान घाट में रख के आना है। वो तभी लोग तेरा पीछा छोड़ेंगे, वरना वो तेरी जान के पीछे पड़े रहेंगे। स्वप्निल ने बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करा और वो मंदिर बनाने के लिए स्वप्निल अपने साथ मिस्त्री और लेबर को लेके पहुंच गया। और जितना भी सब कुछ वो टूटा था और आसपास में जो कुछ भी नुकसान हुआ था, स्वप्निल ने एक दिन के अंदर पूरा करवा दिया। और उसी के साथ साथ वहां पर उसने कुछ मिठाई, कुछ कपड़े उस शमशान घाट के अंदर रखवा दिए। उसके बाद वो बाबा के पास वापस आया। बाबा को बताया कि बाबा मैंने ये सब किया। उसके बाद बाबा ने बोला कि तू चिंता मत कर, अब तेरे साथ ऐसा कुछ होगा नहीं। और बाबा ने उसके साथ बैठकर एक छोटी सी पूजा भी करी, जिसके चलते बाबा ने बोला कि अब तू एकदम सुरक्षित है, तू अपने घर जा सकता है। स्वप्निल को थोड़ा डर था वो घर जाए या ना जाए, लेकिन स्वप्निल घर गया। वो अपने हिम्मत करके घर के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि अब घर में ऐसा कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा। और यकीनन उस दिन के बाद से फिर स्वप्निल को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए और स्वप्निल एकदम नॉर्मल हो गया। कुछ समय बाद स्वप्निल की वाइफ भी घर वापस आ गई। स्वप्निल की वाइफ को भी जब ये सारी चीज़ें पता चली तो वो भी बहुत डर गई थी, लेकिन वो खुशनसीब थी कि वो घर पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि स्वप्निल और परेशान हो जाता कि वो अपनी वाइफ को देखे या इन सब चीज़ों से निपटे। लेकिन अब स्वप्निल एकदम ठीक है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल भी दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आज जल्द और लेके आऊँगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।